हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा कि भारत में कौन कौन सी यूरोपियन कंपनियां आईं और उन्होंने कहां कहां पर अपनी व्यापारिक कोठी भी स्थापित की, जिनमें से पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डैनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश भी आए थे। बट डैनिश और स्वीडिश एग्ज़ाम पर्पज से इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उन्होंने भारत में ज़्यादा व्यापार भी नहीं किया। लेकिन जो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी थे, इन्होंने भारत में व्यापार अच्छा खासा किया। जो पुर्तगाली थे वो भी इस ट्रेड वॉर में शामिल थे, वह भी भारत से व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते थे। लेकिन पुर्तगालियों की जो राजकुमारी थी कैथरीन, उनका विवाह अंग्रेजों के सम्राट चार्ल्स द्वितीय के साथ हो गया था, इसलिए इन दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए थे। इसलिए जो पुर्तगाली थे वह इस ट्रेड वॉर से बाहर हो चुके थे, मतलब उनमें कोई कंपटीशन नहीं रह गया था बाकी कंपनियों से। अब बचे डच। जो डच थे वो बैदरा के युद्ध में अंग्रेजों से हार गए थे और डचों को त्रावणकोर के राजा ने भी हरा दिया था, इसलिए डच अपना सब कुछ छोड़ के इंडोनेशिया भाग गए थे। अब बचे अंग्रेज और फ्रांसीसी। अंग्रेज और फ्रांसीसी इन दोनों के बीच में कह सकते हैं 18वीं शताब्दी के मध्य अपने अपने वर्चस्व की स्थापना के लिए कहाँ पर, भारत में वर्चस्व मतलब अपनी अपनी कंपनियों के विस्तार के लिए 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध हुए। यह युद्ध क्योंकि कर्नाटक के भूभाग में रहे, इसलिए इन्हें कर्नाटक के युद्ध के नाम से जानते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं, ये जो हाईलाइटेड एरिया है इसे पहले कार्नेटिक कहते थे। ये कोरोमंडल तट के किनारे वाला एरिया है। इसका कर्नाटक नाम इन्हीं यूरोपियों ने दिया था। पहले इसको कार्नेटिक बोलते थे। अगर एग्जाम में फर्स्ट कार्नेटिक वॉर या सेकंड कार्नेटिक वॉर ऐसे करके पूछे, या कर्नाटक पहला कर्नाटक या दूसरा कर्नाटक, तो दोनों चीज़ सेम है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के जानते हैं कि कैसे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच ये 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध हुए और इनके होने के मेन कारण क्या थे और कैसे हुए ये। तो बात करते हैं फर्स्ट कार्नेटिक वॉर की। ओके, तो यह युद्ध 1746 से 1748 के मध्य चला। इस युद्ध का कारण था क्योंकि यह युद्ध, या ऐसा कह सकते हैं क्योंकि ये कंपनियां यूरोप से आई थी, तो यह युद्ध का विस्तार, यह कह सकते हैं इस युद्ध का कारण भारत से नहीं था। यूरोप में जो चल रहा था उसी की आग भारत आई थी। पहले पॉइंट से पढ़ते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के बीच यूरोपीय संघर्ष का विस्तार था। 1740 में यूरोप में ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारी के लिए फ्रांस और ब्रिटेन यूरोप में आमने सामने थे। कहाँ पर आमने सामने थे? यूरोप में। इसको ऐसे समझते हैं, जो ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग राजवंश था वहाँ की एक उत्तराधिकारी थी, आप इमेज में दे सकते हैं, ये है मारिया टेरेसा। ठीक है, इन्हीं का सपोर्ट करे थे ब्रिटेन और इनके अगेंस्ट थे ये क्या बोलते फ्रांसीसी। ठीक है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, इतना आप समझ गए। ऑस्ट्रिया राजवंश था, वहाँ पे एक उत्तराधिकारी थी मारिया टेरेसा, और जो ब्रिटेन थे वो मारिया टेरेसा के सपोर्ट में थे कि इन्हीं को बनना चाहिए, और जो फ्रांस थे और कुछ और बाकी यूरोपियन कंट्री थी वो उनके अगेंस्ट थे। ठीक है, और ये कहाँ पर आमने सामने थे? ये यूरोप में थे। तो वही चीज़ भारत में आई, क्योंकि इन्हीं की कंपनियां भारत में भी थी, तो मतलब उसी बात का असर भारत में भी दिखा। और भारत में इस युद्ध की शुरुआत कैसे हुई? तो इस युद्ध की शुरुआत अंग्रेजों के द्वारा हुई। चूंकि जो फ्रांसीसी थे वो इस चीज़ को समझ गए थे कि जो यूरोप में चल रहा है उसका असर यहाँ भी देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्रांसीसी भारत में अपनी कमज़ोर स्थिति से पहले ही कह सकते हैं समझ गए थे कि हमारी स्थिति भारत में ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है अंग्रेजों के मुकाबले, तो वह युद्ध से दूरी बनाए हुए थे। लेकिन एक कह सकते हैं कमांडर था बेनेट अंग्रेजों का, उसने क्या किया, फ्रांसीसियों को उकसाने के लिए उनकी नौसेना से उनके जहाज़ों पर हमला कर दिया और कुछ जहाज़ जब्त भी कर लिए। इससे क्या हुआ,
इससे जो फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, उसने इस हमले से बचाव किया और उसने इस हमले का बदला लेने के लिए जो मद्रास था, जो अंग्रेजों के नियंत्रण में था, उस पर कब्जा कर लिया। फिर अंग्रेजों ने फिर पांडिचेरी पर फिर से एक और हमला किया, क्योंकि पांडिचेरी अब फ्रांसीसियों के अंडर थी ना, इसलिए अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर हमला किया, लेकिन उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। फिर अंग्रेजों ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन खान से मदद मांगी। ठीक है, अब कर्नाटक के नवाब ने फ्रांसीसियों से मद्रास को अंग्रेजों को वापस लौटाने को कहा, लेकिन डुप्ले नहीं माना। तो नवाब ने फ्रांसीसियों सेना से लड़ने के लिए अपने बेटे, क्या नाम था उसका, महफूज खान, उसके नेतृत्व में 10,000 सैनिकों की एक सेना फ्रांसीसियों से लड़ने के लिए भेजी। ठीक है, इधर से फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहे थे एक सेनापति पैराडाइज। ठीक है, तो सेनापति पैराडाइज के नेतृत्व में अडायर नदी के तट पर सेंट थॉम में महफूज खान के नेतृत्व वाली मजबूत भारतीय सेना को फ्रांसीसियों ने हरा दिया, और इसी को सेंट थामे का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से यह युद्ध चला, और यह फर्स्ट कर्नाटक युद्ध खत्म कैसे हुआ? यह हुआ 1748 में एक्स ला चैपेल की संधि के साथ, जिसे आचेन की संधि भी कहते हैं। अब इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? यह कह सकते हैं फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का परिणाम क्या निकला। इस युद्ध का परिणाम ये निकला कि फ्रांसीसियों ने जो मद्रास को कब्जा कर लिया था वह अंग्रेजों को उन्होंने वापस दे दिया, और डुप्ले ने यह समझा कि हमारी सेना स्ट्रांग है बजाय भारतीय सेना की, मतलब वो भारतीय सेना की कमजोरी को समझ गया, जिसका फायदा उसने भारतीय राजकुमारों को प्रभावित करने और दक्षिण भारत में फ्रांसीसी सत्ता स्थापित करने के लिए उपयोग किया। ठीक है, ये चीज हो गई। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, यह कह सकते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध, यहीं तक था, इसके इतने परिणाम थे। अब बात करते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध की। ठीक है, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये यूरोप का भाग नहीं था, यह कह सकते हैं यूरोप की लड़ाई का विस्तार नहीं था, ये भारत का ही गृह युद्ध था। 2 रियासतें थी जिनमें गृह युद्ध सिर्फ उत्तराधिकारी पद के लिए या उत्तराधिकारियों के बीच हो रहा था। ठीक है, तो बात कर ये युद्ध स्टार्ट कैसे हुआ? ये युद्ध स्टार्ट हुआ हैदराबाद के जो नवाब थे उनकी मृत्यु के बाद। ओके, तो एक फैमिली चार्ट से समझते, एक तरफ है हैदराबाद और एक तरफ है कर्नाटक। ओके, जो हैदराबाद में थे उधर निज़ाम थे, निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह प्रथम, इन्हीं की मृत्यु हो चुकी थी। और कर्नाटक में कौन थे? कर्नाटक में थे अनवरुद्दीन खान। ठीक है, और इससे पहले थे दोस्त अली खान। ओके, पहले कर्नाटक को समझ लेते हैं, फिर पहले हैदराबाद को समझ लेते हैं, फिर कर्नाटक को समझेंगे। हैदराबाद से समझते हैं। हैदराबाद के जो निजाम थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी। अब उस पद पर कौन बैठेगा? तो उस पद के थे 2 दावेदार, एक मुजफ्फर जंग था और एक नासिर जंग था। ठीक है, वैसे नियम के मुताबिक तो नासिर जंग को हैदराबाद के निज़ाम की गद्दी पर बैठना चाहिए था, लेकिन जो मुजफ्फर जंग था उसने यह कहते हुए सिंहासन का दावा किया कि उन्हें मुगल सम्राट द्वारा कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया है, इसलिए वो ज़्यादा सूटेबल हैं उस पद के लिए। तो यहाँ पर गृह युद्ध हो गया स्टार्ट इन दोनों उत्तराधिकारियों में। अब बात करते हैं कर्नाटक की। ओके, कर्नाटक के सबसे पहले नवाब थे दोस्त अली खान, इनकी मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, तो इनकी मृत्यु के बाद उनके पद पर बैठना चाहिए था उनके दामाद चंदा साहब को, लेकिन चंदा साहब को मराठों ने अपने कब्जे में कर लिया था, तो उसकी जगह ले ली किसने? अनवरुद्दीन खान ने, और वह बना कर्नाटक का नवाब। लेकिन जब चंदा साहब को मराठों ने रिहा कर दिया तो वह उस पद के लिए दावेदारी प्रस्तुत करने लगा। तो जो अनवरुद्दीन का बेटा था मोहम्मद अली और जो चंदा साहब, उन दोनों के बीच में नवाब पद के लिए कह सकते हैं युद्ध स्टार्ट हो गया। इसी का फायदा इन दोनों कंपनियों ने, कह सकते हैं फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने उठाया। फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग
और चंदा साहब का सपोर्ट किया। इन्होंने बोला हम आपकी सेना, हमारी सेना आपको अपने हक दिलाने में मदद करेगी। और वैसे ही अंग्रेजों ने नासिर जंग और मोहम्मद अली का सपोर्ट किया। ओके, जो अंग्रेज थे उन्होंने दोनों के बेटों को सपोर्ट किया, मतलब खून के रिश्तों को सपोर्ट किया, ऐसे ट्रिक से समझ सकते हैं। और जो फ्रांसीसी थे उन्होंने बाहर के लोगों को, जैसे एक पोता हो गया, तो दामाद हो गया, इनको सपोर्ट किया। ओके, इतना आप फैमिली चार्ट समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं और अब थ्योरी पे चलते। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन खान ने निज़ाम की गद्दी पर नासिर जंग का समर्थन किया। ओके, आप चार्ट में देखते जाइएगा। ठीक है, किसने सपोर्ट किया? अनवरुद्दीन खान ने निज़ाम की गद्दी के लिए नासिर जंग का सपोर्ट किया। उसने इसलिए सपोर्ट किया कि क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है निज़ाम की, तो उनके बेटे को ही उस पद पे बैठना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने अनवरुद्दीन खान ने नासिर जंग का सपोर्ट किया। लेकिन ये चीज़ मुजफ्फर जंग को मतलब खली, तो उसने क्या किया? इसके चलते मुजफ्फर जंग ने अनवरुद्दीन के खिलाफ फ्रांसीसियों से सहायता मांगी और उसे अनवरुद्दीन के खिलाफ युद्ध के लिए भड़काया। ठीक है, फ्रांसीसियों से उसने मदद मांगी और फ्रांसीसियों को अनवरुद्दीन के खिलाफ भड़काया। तो अब एक तरफ कौन कौन हो गए? एक तरफ हो गए फ्रांसीसी सपोर्टर और एक तरफ हो गए अंग्रेजों के सपोर्टर, ये संरक्षक बोल सकते हैं। तो एक तरफ थे फ्रांसीसी मुजफ्फर जंग और चंदा साहब, और दूसरी तरफ थे अंग्रेज। ओके, तो यह युद्ध लड़ा जिसे कहा गया अंबूर की लड़ाई, और यह 1749 में बेल्लौर के पास लड़ी गई। इसमें जो फ्रांसीसी संरक्षक थे जैसे मुजफ्फर जंग और चंदा साहब, इन्होंने अनवरुद्दीन खान को मार डाला। ठीक है, मतलब अंबूर की लड़ाई में अनवरुद्दीन खान जो कर्नाटक का नवाब था वह मारा गया। इससे कर्नाटक के नवाब का पद भी खाली हो गया। तो फिर फ्रांसीसियों ने क्या किया? उन्होंने मुजफ्फर जंग को दक्कन का सूबेदार बना दिया। तो फिर मुजफ्फर जंग ने खुश होकर फ्रांसीसी सेना को पुरस्कृत किया और डुप्ले को, जो कृष्णा नदी के दक्षिण में मुगल क्षेत्र थे, वहां का राज्यपाल नियुक्त कर दिया। अब चूंकि अनवरुद्दीन खान की मृत्यु हो चुकी थी, तो अब कर्नाटक के नवाब पद के लिए मोहम्मद अली और चंदा साहब में खींचतान स्टार्ट हो गई। कुछ दिनों बाद यह हुआ कि जो अनवरुद्दीन खान का बेटा था मोहम्मद अली, वो पिता की मृत्यु होने के बाद वो त्रिची भाग गया। त्रिची, जिसका पूरा नाम त्रिचुनोपली, वहां पर वो भाग गया। उसके बाद जो चंदा साहब था वह कर्नाटक का नवाब घोषित हुआ। इसके बाद क्योंकि अब पूरा जो कुछ हो रहा था वो फ्रांसीसियों के सपोर्ट में ही हो रहा था, या कह सकते हैं फ्रांसीसियों के सब कुछ अंडर हो रहा था, तो इस तरीके से फ्रांसीसी सेना स्ट्रांग होती जा रही थी। तो फ्रांसीसियों ने फिर और अपने पैर फैलाना स्टार्ट किया और दक्कन पर चढ़ाई की और नासिर जंग से लड़ाई की। इस लड़ाई में उन्होंने नासिर जंग को भी मार डाला और उसके बाद मुजफ्फर जंग को हैदराबाद के निज़ाम के रूप में स्थापित कर दिया। इस तरीके से फ्रांसीसी जिसको चाह रहे थे कि यही इस पद के लिए बने, या वो जिसका सपोर्ट कर रहे थे, उनके अकॉर्डिंग या उनके प्लान के अकॉर्डिंग ही वैसा हुआ और उनके ही उम्मीदवार उस पद के लिए बन गए। ये चीज़ अंग्रेजों को पसंद नहीं आ रही थी। अब चूंकि हैदराबाद के पद पर, या कह सकते निज़ाम के पद पर मुजफ्फर जंग बन गया था, तो वहाँ के लोगों को मुजफ्फर जंग पसंद नहीं था। तो उन्होंने, कह सकते हैं, विद्रोह करके मुजफ्फर जंग को मार डाला। तो फ्रांसीसियों ने सलाबत जंग, जो मुजफ्फर जंग का चाचा था, उसको निज़ाम के रूप में स्थापित कर दिया। ठीक है, तो हैदराबाद के निज़ाम पे कौन आ गया? सलाबत जंग। सलाबत जंग थोड़ा डरपोक था, इसने आगे अंग्रेजों से संधि भी कर ली थी, वो आगे समझेंगे। ठीक है, अब चूंकि क्षेत्र में फ्रांसीसी पावर बढ़ रही थी, तो अंग्रेजों ने फिर से अपनी पावर को बढ़ाने के लिए उन्होंने अनवरुद्दीन खान का बेटा जो त्रिची भाग गया था उसको उसका सपोर्ट किया और उसे सैनिक सहायता देने का वादा किया। ठीक है, जिसकी वजह से उसने क्या किया, जो कर्नाटक क्या कह सकते हैं राजधानी थी आरकोट, उस पर हमला कर दिया। किसने किया? अंग्रेजों ने और इसने।
क्या बोलते, मोहम्मद अली ने। इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, इस युद्ध में मोहम्मद अली ने चंदा साहब को मार डाला, ठीक है, और खुद कर्नाटक का नवाब बन गया। तो इस तरीके से यह युद्ध चला और यह युद्ध 1754 में पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ, ठीक है। अब इस युद्ध का, यह कह सकते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध का परिणाम क्या निकला। 1754 में द्वितीय कर्नाटक युद्ध में भारी वित्तीय नुकसान होने के कारण फ्रांसीसी अधिकारियों ने डुप्ले को वापस बुला लिया और चार्ल्स रॉबर्ट गुदेहू को भारत में डुप्ले के स्थान पर गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया। गुदेहू ने अंग्रेजी अधिकारियों से बातचीत की और 1754 में अंग्रेजों के साथ पांडिचेरी की संधि करके कर्नाटक युद्ध का समापन किया। और इस संधि से यह बात निकली कि अब ये दोनों भारतीय देशी रियासतों की झगड़ों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ओके, अब पांडिचेरी संधि के कुछ और भी देख लेते हैं क्या क्या उसमें प्रावधान थे। एक तो दोनों भारतीय शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दूसरा, बुस्सी के अधीन हैदराबाद में तैनात फ्रांसीसी सेना को रहने दिया गया। तीसरा, संधि पर हस्ताक्षर करने के समय दोनों को उनके कब्जे वाले क्षेत्र के साथ छोड़ दिया गया, मतलब जितना हिस्सा युद्ध में जिसने भी कब्जा कर लिया था उसके पास वो हिस्सा रहेगा, कह सकते हैं एलओसी खींच ली थी। अब इसका सार ये निकला कि युद्ध के अंत में अंग्रेजों ने अपने उम्मीदवार मोहम्मद अली को कर्नाटक के नवाब के रूप में स्थापित करके कर्नाटक में प्रभुत्व हासिल कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में। ओके, तो जो तृतीय कर्नाटक युद्ध था, पांडिचेरी की जो संधि हुई थी द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद, उसका कोई भी असर यह कह सकते हैं इस पर नहीं पड़ा। परिणाम क्या हुआ, तीसरे कर्नाटक युद्ध में दोनों फिर से आमने सामने थे। बस इसका रीज़न ये था कि युद्ध जैसे फर्स्ट वाला यूरोप की वजह से चला था, वैसे ही ये वाला भी जो यूरोप में 7 साल के लिए युद्ध छिड़ गया था उसी का परिणाम था ये वाला। स्टार्टिंग इसकी ऐसे हो जाती है कि जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, वह भी फ्रांसीसियों के संरक्षण में थे। उन्होंने 1756 में कोलकाता के किले पर कब्जा करना शुरू कर दिया और ब्रिटिश अधिकारियों को ब्रिटिश अधिकारियों को कैद कर लिया। कैदियों को फोर्ट विलियम की काल कोठरी में रखा गया, जिसमें 6 लोगों की जगह थी, लेकिन उसमें जबरदस्ती 100 से अधिक लोगों को रखा गया, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस हमले का बदला लेने का सोचा और उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में इस पर हमला करने के लिए प्लानिंग की। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, उसने मीर जाफर को रिश्वत दी और उसे बंगाल का नवाब बनाने का वादा किया। चूंकि यह युद्ध प्लासी के पास लड़ा गया था, तो इसी को प्लासी का युद्ध कहते हैं, जो 23 जून 1757 को कोलकाता के पास भागीरथी नदी के तट पर लड़ा गया। इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसी और सिराजुद्दौला को हरा दिया और बंगाल को अपने हिस्से में कर लिया। ये फ्रांसीसियों की कह सकते हैं बहुत बड़ी हार थी। इस युद्ध में बंगाल का जो चंदन नगर है वह भी अंग्रेजों के हाथ आ गया, ठीक है। चूंकि डुप्ले यहाँ पर हार गया था, यहाँ पर जो गुदेहू था वह इतना कह सकते हैं, वह स्थिति को इतना समझने के लिए कह सकते हैं जैसा डुप्ले था वैसा नहीं था। तो उसने क्या किया, तो फ्रांसीसी सरकार ने फ्रांसीसी कंपनी की सहायता के लिए काउंट डी लैली नामक एक सैनिक कमांडर को भारत भेजा। उसका बस एक ही उद्देश्य था कि कैसे भी करके अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना है। उसने आते ही सबसे पहले फोर्ट सेंट जॉर्ज पर कब्जा कर लिया और उसने जो मद्रास था, जो प्रेसिडेंसी थी अंग्रेजों की, उस पर भी हमला शुरू कर दिया। हमले से पहले उसने जितने भी फ्रांसीसी कह सकते हैं उसके संरक्षण में जितने भी रियासतें थी उन सभी को बोला कि आप हमारा साथ दीजिए और अंग्रेजों को यहाँ से बाहर भगाने मतलब हमारा साथ दीजिए। उसका यह निर्णय बहुत ही गलत साबित हुआ। इस वजह से ये हुआ कि एक तो कह सकते हैं हैदराबाद वह भी फ्रांसीसियों के हाथों निकल गया
और जो मद्रास था जिसको कब्जा करने के लिए ये लोग गए थे वह भी नहीं आया उनके हाथ, और फ्रांसीसी लास्ट में सिर्फ पांडिचेरी तक ही सिमट गए। ठीक है, तो काउंट डी लैली ने कह सकते हैं फ्रांसीसियों की पूरी पावर जो बनी बनाई थी, जो डुप्ले बनाकर गया था, वो सब खत्म कर दी। उसी के एक साल बाद, क्योंकि अब अंग्रेज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए थे, वो समझ गए थे कि फ्रांसीस सिर्फ पांडिचेरी तक ही सिमट गए हैं और उनकी कुछ कुछ छोटी छोटी और रियासतें हैं, तो उन्होंने 1760 में बांडीवास में एक निर्णायक युद्ध लड़ा। तो अंग्रेजों का नेतृत्व किया आयर कूटे ने, और जो फ्रांसीसी कमांडर थे फ्रांसीसियों की तरफ से थे वो थे काउंट डी लैली। क्योंकि ये निर्णायक युद्ध था, तो इस युद्ध के बाद जो फ्रांस का सपना था फ्रांसीसी साम्राज्य बनाने का भारत में, वह चकनाचूर हो गया। फ्रांसीसियों के हाथों में बची कुची जो रियासतें थी जैसे पांडिचेरी, माहे, जिंजी, कराईकल, वो भी उनके हाथों से निकल गई। इन युद्धों के बाद यह युद्ध कैसे समाप्त हुआ? तो यह युद्ध 1763 में पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ। पेरिस की संधि से यह हुआ कि जो चंदन नगर है और पुडुचेरी है वह फ्रांस को वापस दे दी गई, लेकिन उन्हें वहां पर किलेबंदी करने या हथियार रखने के लिए रोक लगा दी। वह सिर्फ व्यापारिक गतिविधियां ही कर सकते थे। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। तो अब तृतीय कर्नाटक युद्ध के परिणाम देख लेते हैं। परिणाम यह हुआ कि भारत में साम्राज्य स्थापित करने की फ्रांसीसियों की उम्मीदें इस युद्ध के बाद पूरी तरीके से नष्ट हो गई। इस युद्ध के बाद ब्रिटेन भारत में एक यूरोपीय शक्ति के रूप में स्थापित हो गया, और भारत में क्योंकि अब उसका कोई भी विरोधी नहीं था, तो उसका भारत में अपना औपनिवेशिक शासन स्थापित करने का रास्ता भी साफ हो गया। तृतीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों की असफलता का कारण क्या था? सबसे पहला तो था प्लासी के युद्ध में, सबसे पहला कारण था जो प्लासी का युद्ध हुआ। उस युद्ध में 3 दिन तक बहुत बारिश हुई, तो अंग्रेजों ने तो क्योंकि पूरी प्लानिंग करके युद्ध किया था, तो उन्होंने अपने हथियार सुरक्षित कर लिए, लेकिन जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसने बारिश से बचने के लिए अपने हथियारों की रक्षा नहीं की। ये भी एक मेन कारण था। उसके बाद प्लासी की युद्ध अंग्रेजों के द्वारा जीतने के बाद बंगाल नामक एक समृद्ध क्षेत्र भी अब फ्रांसीसियों कह सकते हैं सिराजुद्दौला के हाथों निकल गया था। दूसरी बात करें तो अंग्रेजों की जो नौसैनिक शक्ति थी वह भी बहुत मजबूत थी। वह यूरोप से सैनिक ला सकते थे, बंगाल से भी अपनी आपूर्ति कह सकते पूरी कर सकते थे, लेकिन फ्रांसीसियों के पास संसाधनों की पूर्ति के लिए ऐसा कोई रास्ता नहीं था। अंग्रेजों के पास मद्रास, मुंबई और कोलकाता जैसी प्रेसिडेंसी थी, जबकि फ्रांसीसियों के पास केवल पांडिचेरी थी। ठीक है, इतनी चीज आप समझ गए। अब आगे बात करते हैं, अगर ये चीज़ देखें कि पूरे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन सब में अंग्रेजों की विजय और फ्रांसीसियों की हार का कारण देखें, तो पहला कारण था कि अंग्रेजों का अंग्रेजी या ईस्ट इंडिया कंपनी पर कम सरकारी नियंत्रण। डिटेल से बात करें तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक प्राइवेट कंपनी थी। ठीक है, उसमें लोगों में उत्साह था, आत्मविश्वास की भावना थी, क्योंकि उस पर सरकारी नियंत्रण कम था, तो डिसीजन लेने में उसको सरकार से पूछना नहीं पड़ता था, वह खुद ही तत्काल नियंत्रण ले सकती थी। वही बात करें फ्रांसीसियों की, तो जो फ्रांसीसी कंपनी थी वह एक गवर्नमेंट कंपनी थी, वह खुद से कोई निर्णय नहीं ले सकती थी, उसको निर्णय लेने के लिए फ्रांसीसी सरकार का वेट करना पड़ता था। दूसरी बात करें तो जो अंग्रेज थे उनकी नौसेना बहुत ही स्ट्रांग थी, उनके बड़े बड़े सैन्यों पर अंग्रेज ऐसे कह सकते हैं बड़े बड़े सैन्यों पर भी अंग्रेजों का नियंत्रण था, जिससे उनको समुद्री मार्ग में सामान लाने ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। ओके, लेकिन फ्रांसीसियों के पास ऐसी कोई भी सुविधा नहीं थी। भारत में भी अंग्रेजों के पास 3 बहुत महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, जो कि फ्रांसीसी के पास केवल पुदुचेरी थी। तीसरा कारण देखें तो जो अंग्रेज थे वह आर्थिक रूप से बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन फ्रांसीसी उनके मुकाबले ये उनकी वित्तीय स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। तीसरी बात करें तो जो कह सकते हैं अंग्रेजों के पास जो कमांडर थे
गवर्नर जनरल कुछ भी कहें, वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं निपुण थे, श्रेष्ठ थे। जैसे उनके पास आयर कूटे था, रॉबर्ट क्लाइव लॉरेंस। लेकिन फ्रांसीसियों के पास डुप्ले के अलावा ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो इतना श्रेष्ठ हो, जो भारत में अपनी स्थिति को भी समझ सके। ये कुछ मेन कारण थे पूरे। अगर तीनों युद्धों का सार देखें, यही कारण है कि अंग्रेज़ों की विजय हुई और फ्रांसीसियों की हार। ओके, तो इस तरीके से हमने फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच हुए 3 बहुत महत्वपूर्ण युद्धों को आज कवर किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो भी लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। ओके बच्चों।